गुड मॉर्निंग। myself डॉक्टर मीता जाला, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसूति तंत्र स्त्री रोग डिपार्टमेंट ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। मैं आज पोस्टमार्टम हेमरेज पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो लेबर का थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन होता है। हम लोगों ने लेबर पहले डिस्कस किया है। लेबर का 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में लेबर पेन से सर्वाइकल डायलिटेशन का स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन से बेबी डिलीवरी तक का स्टेज होता है। और थर्ड स्टेज में बेबी डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटा का सेपरेट होना और प्लेसेंटल डिलीवरी तक का जो स्टेज होता है थर्ड स्टेज में उसको काउंट करते हैं। थर्ड स्टेज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन उन सब कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। तो आज हम लोग पोस्टमार्टम हेमरेज पे क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितनी भी डिलीवरीज हो रही है, चाहे उसमें कोई रिस्क फैक्टर हो चाहे ना हो, लेकिन कभी भी कोई भी पेशेंट के साथ में पीपीएच एक इमरजेंसी के रूप में सामने आ सकता है। और साथ ही साथ इंडिया में जितनी भी मैटरनल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉज भी माना जाता है पोस्टमार्टम हेमरेज को। मैटरनल मॉर्टेलिटी से मतलब है कि कोई भी महिला की यदि प्रसव संबंधित या गर्भावस्था संबंधित कारणों से मृत्यु हो रही है तो वो मातृ मृत्यु कहलाती है। और हमारे देश में प्रति वर्ष 1 लाख महिलाएं जो हैं वो पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब सबसे पहले बात करेंगे इस लेक्चर में हम लोग डिसाइड करेंगे कि पीपीएच का डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो कितने कॉजेज़ की वजह से पीपीएच डेवलप हो रहा है, किस तरीके के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं पीपीएच में, और क्या उसका प्रिवेंशन होगा और कैसे उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। पोस्टमार्टम हेमरेज मतलब प्रसवोत्तर रक्तस्राव, यानी प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव। WHO के अकॉर्डिंग कोई भी वेजाइनल डिलीवरी के बाद में यदि 500 ml से ज़्यादा और सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के केस में 1000 ml से ज़्यादा यदि रक्तस्राव हुआ है तो वो पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हेमेटोक्रिट वैल्यू 10% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो उसे भी हम लोग पीपीएच समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा ही क्वांटिटेटिवली पोस्टमार्टम हेमरेज को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी महिला का प्री डिलीवरी जो HB परसेंटेज का जो लेवल है या HB परसेंटेज है वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लो HB की महिलाओं को 300 ml का जो ब्लड लॉस है वो भी उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब डेफिनेशन के बाद में जो पीपीएच या पोस्टमार्टम हेमरेज है उसके प्रकार पे जाएंगे या उसके टाइप्स पे बात करेंगे। तो जो पीपीएच के टाइप्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच जो होता है उसको हम अर्ली या इमीडिएट भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी पीपीएच को हम लेट या लेट पीपीएच भी कह सकते हैं। तो जो प्राइमरी पीपीएच है वो 24 आवर्स में होता है, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लड लॉस होगा तो वो प्राइमरी पीपीएच है। सेकेंडरी पीपीएच है वो 24 घंटे से लेकर के 6 सप्ताह के बीच में कभी भी वो पीपीएच हो सकता है। जितने भी पीपीएच के या पोस्टमार्टम हेमरेज के केसेस देखने को मिलते हैं उसमें जो 70% जो टाइप होता है वो प्राइमरी पीपीएच का होता है। अब बात होती है पीपीएच आखिर क्यों होता है, मतलब कॉजेस की बात करेंगे। जनरल जो मैकेनिज्म होता है कि जब भी सेकेंड स्टेज में बेबी डिलीवरी होती है उसके बाद में थर्ड स्टेज शुरू होता है। थर्ड स्टेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद में जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद में उसकी प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाता है। इसी के साथ साथ जो प्लेसेंटा इंट्रा यूटेराइन 20 सेंटीमीटर का जो एरिया कवर किए रहता है वहां से वो एक रॉ एरिया वहां से छोड़ देता है। उस रो एरिया में जो टोन ब्लड वेसल्स है वहां से ब्लड ऊज करना शुरू होता है और एक गश ऑफ द ब्लड प्लेसेंटा सेपरेशन के बाद में देखा जाता है। लेकिन जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मायोमेट्रियम के बीच में जो इंटरलेकिंग मसल फाइबर्स होते हैं उसके बीच में जो रनिंग ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज होती है उसमें लिविंग लाइगेचर का प्रोसेस हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स के ओपन माउथ है वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं
कारणों से ये मैकेनिज्म नहीं हो पाता और ब्लड लॉस कंटिन्यू होता रहता है और पीपीएच की कंडीशन देखी जाती है। तो कॉजेज में 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं जिसको हम टी से समझेंगे, 4T। पहला टी टोन को बताएगा, दूसरा टी ट्रॉमा को बताएगा, तीसरा टी जो है वो उसका टिश्यू के लिए है और फोर्थ टी जो थ्रोम्बिन के लिए। तो सबसे पहला वाला जो टी टोन से मतलब है, टोन का मतलब होता है अगर यूट्रस पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो वो उसकी टोन है। लेकिन यदि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है तो वो अटोनिसिटी को बताता है। यूटेराइन अटोनिसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पीपीएच। पीपीएच के जितने भी केसेस देखने को मिलते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि 70 to 80% जो कॉजेस होता है वो अटोनिसिटी होता है। यूट्रस डिलीवरी के बाद में यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स पड़ा रहेगा, फ्लैसिड और बॉगी पड़ा रहेगा तो कंटिन्यू ब्लड यूज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पीपीएच हो जाता है। और साथ ही साथ अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन किन कंडीशंस में टॉनिसिटी डेवलप होती है। तो सबसे पहला ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में, पॉलीहाइड्रोमनियोस के केस में, और जो हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट है उसमें मैक्रोजोमिक बेबी होता है, उन केसेस में ओवर डिस्टेंशन होता है और अटोनिसिटी डेवलप होती है। और जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर के केस में मसल फटीग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, कोरियो एमनियोनाइटिस अगर हो गया है, हाई पेराइटी है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा प्रसव हो चुके हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, इन कंडीशंस में, या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है थर्ड स्टेज का, तो इन कंडीशन में अटोनिसिटी डेवलप होगी जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड टी हम लोगों ने बात की ट्रॉमा के लिए। ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी, इसको हम ट्रॉमेटिक कॉजेज ऑफ पीपीएच कहेंगे। जब भी डिलीवरी होती है, विजाइनल डिलीवरी होती है, तो बहुत सारी इंजरीज विजाइनल कैनाल में, सर्विक्स पे टियर हो जाता है, पेरिनियल लेसरेशन, पेरिनियल टियर हो जाते हैं जो कि ब्लड लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हम लोग अगर ऑपरेटिव डिलीवरी करा रहे हैं, चाहे वो फॉर्सेप डिलीवरी हो, चाहे वैक्यूम डिलीवरी हो, या फिर हम लोगों ने एपिजियोटोमी लगाया है, तो वहाँ से भी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। और सिजेरियन सेक्शन के केस में भी जो इंसिजन है वहाँ से भी एक्सेसिव ब्लड लॉस होकर पेशेंट पीपीएच में जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज या जो टी है, थर्ड टी, वो टिश्यू को बता रहा है। टिश्यू से मतलब होता है कि इंट्रा यूटेराइन अगर प्लेसेंटा का कोई पार्ट या कोई मेम्ब्रेन अगर रिटेन रह जाता है तो वो भी ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जनरली सेकेंडरी टाइप का पीपीएच क्रिएट करता है और इसमें जो ब्लीडिंग का जो पैटर्न रहता है वो ट्रिकलिंग टाइप का ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली कई दिनों तक चलता रहता है। और जो फोर्थ है वो थ्रोम्बिन, फोर्थ टी थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन से मतलब यहाँ पे पूरे कोगुलेटिंग फैक्टर्स, कोगुलेटिव सिस्टम से है। जब भी कोगुलेशन का सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक पाएगी। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को हीमोफीलिया है, वॉन विलिब्रेन टाइप के डिजीजेज है, या पेशेंट जो है एक्लेम्शिया में चली गई, उनको मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चला है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी चला है, या एब्रेप्शियो प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है, उस कंडीशन में पेशेंट अगर डीआईसी में चली गई है, तो ये सभी जो कॉजेज है वो कोगुलेटिव डिस्फंक्शन क्रिएट करते हैं और पेशेंट के लिए पेशेंट को पीपीएच क्रिएट हो सकता है। तो ये सभी कॉजेज आप लोगों ने देखे कि उसका डेफिनेशन क्या हो गया। इसके बाद में आपने उसके टाइप्स देख लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब 4 प्रकार के कॉजेज आप लोगों ने समझे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर जब पीपीएच होता है तो किस तरीके का क्लिनिकल फीचर सामने आता है। जनरली नॉर्मल ब्लड लॉस 10 to 15% तक अगर ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट उसको कंपनसेट कर लेता है, पेशेंट में कोई विशेष लक्षण सामने नहीं आते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट को हेमरेजिक शॉक डेवलप होता है। हेमरेजिक शॉक में 15 to 30% तक ब्लड लॉस होगा तो माइल्ड टाइप का शॉक होगा, 30 to 35% तक मॉडरेट, 35 to 40% तक का जो ब्लड लॉस होगा उसको हम लोग सीवियर हेमरेजिक शॉक की कंडीशन कह सकते हैं। 40% से ऊपर यदि ब्लड लॉस होगा तो उसको प्रोफाउंड शॉक की कंडीशन बताई जाएगी और वो 100% मैटरनल डेथ की तरफ इंडिकेट करती है। और जब भी पेशेंट का ब्लड लॉस जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे उसके वाइटल्स डिस्टर्ब होते जाएंगे। पेशेंट के कुछ क्लिनिकल फीचर्स में उसका पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा और उसकी जो पल्स है वो रैपिड होगी, टैकीकार्डिया मिलेगा और ड्राउसीनेस होगा, पैल्पिटेशन होगा, एयर हंगर जैसी कंडीशन सामने आएगी, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाएगा पेशेंट को, रेस्टलेसनेस होगा। इसी के साथ में ओलिगोयूरिया, यूरिन बनना कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया, और फिर फाइनली पेशेंट कोलैप्स होकर पेशेंट को डेथ
इनफैक्ट पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये सभी क्लिनिकल फीचर्स है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ब्लड लॉस होने के साथ साथ में किस तरीके के लक्षण मरीज में देखने को मिल सकते हैं। अब पीपीएच के क्लिनिकल फीचर के बाद हम इस कंडीशन को, चूंकि ये इसका कोई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी भी ये इमरजेंसी कभी भी क्रिएट हो सकती है, तो हम क्यों ना इसका प्रिवेंशन कर सके। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीनेटल केयर। हम लोग एंटीनेटल पीरियड में पेशेंट का प्रॉपर एंटीनेटल केयर करेंगे। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर हमको लगता है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और उसका अकॉर्डिंग टू फैक्टर उसका मैनेजमेंट करना होता है। एंटीनेटल पीरियड में प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। पेशेंट का अगर एनीमिया है तो उसको हम लोगों को रूल आउट करना है, उसके एचबी को हमको इम्प्रूव करना होता है। और प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है इंट्रापार्टम पीरियड में लेबर का मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट में जो थर्ड स्टेज होती है, लेबर की थर्ड स्टेज मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है, इसमें ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। तो थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट हमको प्रॉपर करना है। मतलब जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है हमको सबसे पहले फंडल मसाज करना है, प्लेसेंटल सेपरेशंस के साइन देखने हैं। फंडल मसाज के साथ साथ में यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करें उनका हम लोगों को इस्तेमाल करना होता है। यूट्रोटॉनिक ड्रग्स में ऑक्सीटोसिन है, 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर हम लोगों को देना होता है। सिजेरियन के केस में उसे 5 इंटरनेशनल यूनिट स्लो आईवी इन्फ्यूजन में हम लोग दे सकते हैं। मेथर्जिन का यूज़ करना है। इसी के साथ साथ में बाई मैन्युअल यूटेराइन मसाज करना होता है। और प्लेसेंटा को डिलीवर करने के लिए जो प्रॉपर मेथड है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन का जो मेथड है वो हमको अप्लाई करना है। इन सब चीज़ों से हम लोग पीपीएच या पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात आती है पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज जो है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। चूंकि पोस्टमार्टम हेमरेज एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, तो इस इमरजेंसी को डील करने के लिए सबसे पहले हमको पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हमको ये देखना है कि यूट्रस की कंडीशन, फंडल पे हैंड को रख के हमको महसूस करना है कि यूट्रस अगर फ्लैसिड है, बोगी है और रिलैक्स पड़ा है तो मतलब जो कॉज है वो यूटेराइन अटोनिसिटी हो सकती है। सेकंड, अगर यूट्रस फर्म है और कॉन्ट्रैक्टेड है तो वहाँ पे कोई ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है। और अगर प्लेसेंटा, थर्ड चीज़ भी हमको ये ज़रूर देखनी है कि प्लेसेंटा सेपरेट है, और अगर सेपरेट है तो कम्प्लीटली है या इनकम्प्लीट है। इन सब के बाद में जो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कम्युनिकेशन एंड अलर्ट। जैसे ही हमको दिखता है कि पेशेंट के लिए ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा हो गया है तो हमको पेशेंट्स के अटेंडेंट को कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेट करने के साथ में होने वाले सारे जो भी इमरजेंसी या जो भी खतरे हैं पेशेंट के लिए वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के साथ में नेक्स्ट हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा उसे हम लोगों को कम्युनिकेट करना है, और साथ ही साथ कंसेंट भी लेना होता है। अलर्ट से मतलब है यहाँ पे हमारे जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन सर्जन्स होते हैं उन्हें हमें कॉल करना है, एनेस्थेटिक्स को कॉल करना है। एनेस्थेटिक कॉल करने के साथ पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करके और ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उसको नेक्स्ट मैनेजमेंट करना होता है। सेकंड स्टेप होता है रिसक्सिएटेशन। पेशेंट जब भी कभी शॉक में जाती है, ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होगा, तो सबसे पहले एबीसी मेंटेन करना है। उसका एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेटरी वॉल्यूम को हम लोगों को कंट्रोल करना है। ऑक्सीजन पेशेंट को देना होगा। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसका हम लोगों को यूज़ करना होता है। साथ ही साथ सर्कुलेटरी वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन के साथ साथ में 2 आईवी लाइन पेटेंट करना होगा। उसमें एक में क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन और कॉलॉइड सॉल्यूशन तुरंत से पेशेंट को देखना है। क्रॉस मैचिंग करके ब्लड अरेंज करना है। हो सके तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी हो जाए तो ड्यूरिंग इन ओटी हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होता है। थर्ड स्टेप जो होता है कम्युनिकेशन, अलर्ट के बाद में आपने रिसक्सिएटेशन किया। रिसक्सिएटेशन के बाद में थर्ड स्टेप मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है उनको हम लोगों को पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन करना है, ब्लड रिपोर्ट सेंड करनी है। साथ ही साथ में प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना है, बीपी का, पल्स का, यूरिन आउटपुट का, रेस्पिरेटरी रेट का, इन सब चीज़ों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है अरेस्ट द ब्लीडिंग। अब जो ब्लीडिंग हो रही है उसको अरेस्ट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है अटोनिसिटी। अगर अटोनिसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है पीपीएच का तो सबसे पहले हम लोगों को फार्मेकोथेरेप्यूटिक जो ड्रग्स है वो हम लोगों को देना होगा, जिसमें ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन, अर्गोमेट्रिन जो ड्रग होता है वो हम मरीज
उसको देंगे। और उससे भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो कार्बोप्रोस्ट नाम से जो PGF2 अल्फा मार्केट में अवेलेबल है उसको इंट्रामस्कुलर 250 माइक्रोग्राम का जो इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलरली रिपीट करना है, हर 15 मिनट पे रिपीट करना है। मैक्सिमम 2 mg तक हम उसको दे सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरीके से अगर फार्मेकोथेरेप्यूटिक से अगर PPH मैनेज नहीं हुआ है तो हम लोगों को मैकेनिकल करना है, बाई मैनुअल मसाज करना है। जो मसाज में फंडल मसाज होगा, बाईमैनुअल मसाज होगा। उसके बाद में इंट्रा यूटेराइन पैकिंग करना है। जो गॉज रहता है, एंटीसेप्टिक जो गॉज रहता है, 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होगी, 5 मीटर वो उसकी लेंथ होगी, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके इंट्रा यूटेराइन टाइप पैकिंग करना होता है। साथ ही साथ में टेम्पोनेट इफेक्ट का भी यूज़ किया जाता है। बलून, बैकरी बैलून करके जो नॉर्मल सेलाइन से इंट्रा यूटेराइन इन्फ्लेट करना होता है, जिससे कि टेम्पोनेट इफेक्ट होकर यूटेराइन अटोनिसिटी ठीक हो जाती है। इन सब कंडीशन के बाद में ये अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है या फिर ट्रॉमेटिक कॉज है तो हमको यूट्रस को एक्सप्लोर करना होता है। इंस्ट्रूमेंट पे सिम्स स्पेकुलम और रिट्रैक्टर के द्वारा प्रॉपर विजाइनल कैनाल का और सर्विक्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई वहाँ पे टीयर है, कोई इंजरी है तो वहाँ स्यूचरिंग करनी होगी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उस केसेस में यूटेराइन आर्टरी का या इंटरनल इलियक आर्टरी का हम लोगों को लाइगेशन करना पड़ सकता है। और अगर अटोनिसिटी है तो ब्रेस स्यूचर, हेमेन स्यूचर, बी-लिंक स्यूचर जैसे स्यूचर से यूट्रस को कंप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। इन सभी प्रयासों के बाद भी या इन सभी एफर्ट्स के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हम लोगों को मरीज की लाइफ सेव करने के लिए, शॉक में जाने से बचाने के लिए हम लोगों को हिस्टेक्टोमी यानी कि ऑपरेशन से यूट्रस को शरीर से बाहर निकालना भी पड़ सकता है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक PPH के बारे में जाना। PPH की क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स है, क्या उसका कॉजेज रहेंगे, क्या प्रिवेंशन और क्या मैनेजमेंट हो सकता है। थैंक यू।